नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव हो गया है और अब 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस समारोह में 13 देशों के नेता बुलाए गए हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन सवाल यह है कि इस बार शपथ दिलाएगा कौन, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में तो संसद ही नहीं है। वहीं सवाल तारिक रहमान की नीतियों को लेकर भी बने हुए हैं। जिस तरह मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश हिंसा की चपेट में रहा, भारत से उसकी ऐतिहासिक दोस्ती पर भी खतरा मंडराने लगा, जबकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होते नजर आए। ऐसे में तारिक रहमान अब किस राह पर चलेंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं। इस बीच चुनाव को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में पाया गया कि तारिक रहमान सेना की पसंद नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में सरकार और सेना में टकराव देखने को मिलेगा, या दोनों के बीच समन्वय बनाया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में सेना का सीधा दखल हमेशा रहा है। इन हालात में बांग्लादेश में नई सरकार के गठन पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान में बड़े हमले की तैयारी, अमेरिका का दूसरा युद्धपोत मिडिल ईस्ट रवाना। वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मुलाकात की जताई संभावना। पाकिस्तान में बुरी तरह फंसी शहबाज सरकार, तमाम शहरों में इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन। राष्ट्रपति जरदारी ने इस्लामाबाद छोड़ा। उधर बलूच लड़ाकों ने भी सरकार को दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। चीन का बड़ा कदम, 53 देशों के लिए टैरिफ जीरो। अमेरिका को सीधा मैसेज, भारत की भी बढ़ सकती है चिंता। और चलते चलते में देखेंगे रोबोट से दुनिया पर राज करने की तैयारी में चीन। दुनिया में पेश की गई नई तस्वीर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका यूरोप का रिश्ता नहीं होगा खत्म। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने यूरोपीय नेताओं को दिलाया भरोसा, कहा यह सिर्फ तभी होगा जब वे अपना रास्ता बदले। पुतिन के कट्टर विरोधी नवल्नी को मेंढक के जहर से मारा गया। 5 यूरोपीय देशों का रूस पर बड़ा आरोप, रासायनिक हथियार निगरानी संस्था के सामने उठाया मुद्दा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हंगरी के पीएम विक्टर का उड़ाया मजाक, कहा वो केवल अपना पेट बढ़ा रहे, सेना नहीं। हंगरी ने यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर लगाई है रोक। सऊदी अरब में वीजा नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, जुर्माना और सजा के बाद डिपोटेशन का भी प्रावधान। सऊदी अधिकारियों ने स्पॉन्सर्स को भी दी सख्त कानूनी सजा की चेतावनी। तो बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। जनता ने आम चुनावों में उन्हें भारी बहुमत के साथ सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है और अब प्रधानमंत्री पद के लिए तारिक रहमान की शपथ की तारीख भी सामने आ गई है। 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता दिया गया है। लेकिन इस बार यह समारोह बांग्लादेश की परंपरा को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की आजादी के बाद से अब तक नए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन के दरबार हॉल में होता रहा है, लेकिन इस बार यह राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगा। अगस्त 2024 में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में ना तो संसद है और ना ही स्पीकर, यहां तक कि सदन के डिप्टी स्पीकर भी जेल में बंद है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि इस बार शपथ दिलाएगा कौन। इसलिए बांग्लादेशी संविधान के मुताबिक इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्यों को शपथ दिला सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत भी कर सकते हैं। वैसे बांग्लादेश में सरकार गठन की प्रक्रिया में एक और खास बात है, यहां चुनाव आयोग के नतीजों को अंतिम नहीं माना जाता। सरकार एक अधिसूचना जारी करके अंतिम नतीजे घोषित करती है और इसके 3 दिन के अंदर शपथ ग्रहण करवाया जाता है। इन सभी नियमों के मद्देनजर बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार कमान संभाल लेगी। लेकिन इस बीच इन नतीजों को लेकर जो खुलासा हुआ है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब जानते हैं कि तारिक ने ढाका 17 और बोगुरा 6 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत भी मिली। लेकिन नतीजों से यह साफ हो गया कि तारिक रहमान सेना की पहली पसंद नहीं है। बांग्लादेश के सैनिकों के बीच जमाते इस्लामी को ज्यादा समर्थन मिला है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ढाका कैंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश आर्मी के एक बड़े हिस्से ने जमाते इस्लामी को वोट दिया। ढाका छावनी ढाका 17 संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां के पोलिंग बूथों पर तारिक जमात से पीछे थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अलग अलग कैंटोनमेंट और सशस्त्र बलों की जगहों पर तैनात और पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लगभग 70 से 80% सैनिकों ने जमाते इस्लामी को चुना है।
ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना क्या कट्टरपंथी राह पर चल पड़ी है? क्या उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया है? वैसे तो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद पाकिस्तान उसके मित्र देशों की सूची से बाहर रहा, लेकिन यूनुस सरकार के कार्यकाल में दोनों देश दोबारा करीब आते दिखे। इन हालात में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश अब किस राह पर आगे बढ़ता है? क्या पाकिस्तान से नजदीकियां और भारत से दूरियां और बढ़ेंगी? सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। दावा यह किया जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा। हालांकि बीएनपी अध्यक्ष ने जिस तरह चुनाव के दौरान नारा दिया था कि ना दिल्ली ना पिंडी, पहले बांग्लादेश यानी फर्स्ट बांग्लादेश, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देंगे, जो भारत के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेपटरी हो गए हैं। यूनुस सरकार ने पूर्व पीएम के प्रत्यर्पण की मांग भी की थी और अब बीएनपी ने भी ये मांग दोहराई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने यह भी कहा है कि हसीना का प्रत्यर्पण अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही होगा। वहीं भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर ने भी भारत के शेख हसीना को शरण देने के फैसले पर ऐतराज जताया है। हालांकि तारिक रहमान ने यह जरूर कहा कि हमारी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश की जनता के हितों के आधार पर तय होगी, नागरिकों के भले के आधार पर रिश्ते तय किए जाएंगे। रहमान के लिए एक ठोस विदेश नीति बनाना फिलहाल चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी हिंसाग्रस्त बांग्लादेश को स्थिर करना। बीते दिन भी चपैनवाबगंज जिले के सदर उपजिला के फाटापारा में धमाके की खबर सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। वैसे तो तारिक ने चुनाव से पहले ही अपनी प्राथमिकताएं बता दी थी और अब एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश के बेहतर भविष्य के लिए अपनी नीतियां साफ कर दी हैं। तारिक ने कहा कि सभी को एकजुट रहना होगा ताकि भविष्य में कोई दुष्ट ताकत देश में फिर से निरंकुश शासन स्थापित न कर सके और राष्ट्र को अधीनस्थ राज्य में न बदला जा सके। अब ऐसे में बांग्लादेश पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि तारिक रहमान के नेतृत्व में क्या बांग्लादेश में स्थिरता आ पाएगी, पड़ोसियों के साथ उसके संबंध कैसे रहने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या तारिक बांग्लादेश को एक मजबूत पहचान दिला पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो मिडिल ईस्ट में जंग होगी या नहीं, ये अमेरिका तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी संकेत देते हैं कि बातचीत के जरिए ईरान का मुद्दा हल हो जाएगा, तो कभी वो ये कहते हैं कि बातचीत से बात नहीं बनेगी, जंग ही लड़नी पड़ेगी। और अमेरिका की तरफ से अब एक और बयान सामने आया है। पहली बार अमेरिका ने खामेनेई से सीधे बात करने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अगर मौका मिलता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई से मिलने को तैयार है। रूबियो ने कहा कि मैं ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार है। अगर आयतुल्ला अली खामेनेई कल कहें कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वे उनसे सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि दुनिया की समस्याएं ऐसे ही सुलझती हैं और किसी से मिलना कोई रियायत नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं कि ट्रंप खामेनेई के साथ बैठक को तैयार है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जब हमला किया था तब इसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से मुद्दे का हल निकलना चाहिए। वैसे रूबियो के बयान के पीछे अमेरिका की बड़ी रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में करीब 5 से 7 दिन लगेंगे और तब तक अमेरिका ईरान को बातचीत में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से खबर यह भी सामने आ रही है कि अगले सप्ताह वो ईरान के साथ एक और बार बातचीत करेगा, जिससे उसके परमाणु मुद्दे का हल निकल सके। यानी जब बातचीत का दूसरा दौर होगा उसी वक्त यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के लिए पहुंच गया होगा। पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां तैनात है। यानी ईरान पर अमेरिका यह दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि अगर उसने समझौता नहीं किया, अमेरिका की शर्तें नहीं मानी, तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और शायद इसी के चलते रूबियो का यह बयान सामने आया है कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है। लेकिन अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि खामेनेई अमेरिका की इस मांग को कभी नहीं मानेंगे कि खामेनेई ट्रंप से मिले, जबकि ट्रंप खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं।
बात अमेरिका की धमकी की है तो ईरान ने भी जंग की तैयारी कर ली है। लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, जिसे लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में मुश्किलों से घिरी शहबाज सरकार की। तो पाक सरकार इस वक्त प्रमुख तौर पर दो मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तरफ बलूचिस्तान में आजादी का संघर्ष छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि इमरान खान को अडियाला जेल से नई जेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे तमाम शहरों में कोहराम मच गया। बड़े पैमाने पर भीड़ इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। पहले से ही पाकिस्तान की सरकार और सेना पर इमरान के खिलाफ गंभीर साजिशों के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही बवाल मच गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्ती की तो प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने भी पुलिस पर पथराव किया, वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई हाईवे पूरी तरह जाम कर दिए गए हैं, जिससे पूरा मुल्क ठप पड़ गया है। और इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन से आई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अचानक इस्लामाबाद छोड़ दिया। सुरक्षा चिंताओं के बीच वे विशेष विमान से अज्ञात जगह रवाना हो गए। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि सुरक्षा बढ़ाने के पीछे की वजह अभी साफ नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इमरान खान को लेकर शहबाज सरकार बुरी तरह फंस गई है। वहीं बलूचिस्तान में भी उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बलूच लड़ाकों ने अपने ऑपरेशन हेयरऑफ 2 के तहत जिस तरह सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 17 जवानों को बंधक भी बना लिया, उसे लेकर पहले ही सरकार टेंशन में थी। और अब बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो अल्टीमेटम आया है, उसने सरकार की इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बीएलए ने सीधी चेतावनी दी है कि हमारे पास 7 पाकिस्तानी सैनिक हैं और अगर कैदी अदला बदली शुरू नहीं हुई तो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। बीएलए ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारे लड़ाकों ने ऑपरेशन हेयरऑफ 2.0 के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 17 कर्मियों को पकड़ लिया था। शुरुआती जांच के बाद इनमें से 10 लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि 7 सैनिक अभी भी हमारी हिरासत में हैं। इन सैनिकों पर नागरिक आबादी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, जबरन गुमशुदगी और बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में शामिल होने के आरोप है। बलूच राष्ट्रीय अदालत में आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, सबूत पेश किए गए और बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुनाया गया। हमारे कमांड काउंसिल ने पाकिस्तान को 7 दिन का समय दिया है ताकि औपचारिक कैदी अदला बदली की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संबंधी सिद्धांतों के तहत रखा गया है। हालांकि अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि बलूच लड़ाकों ने शहबाज सरकार के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से पाकिस्तान सरकार कैसे निपटती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैरिफ को लेकर शुरू हुई जंग की। तो दुनिया में इस वक्त 2 आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका और चीन टैरिफ को लेकर उलझते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहा है, डील के नाम पर अपने सामान पर टैरिफ 0 करा रहा है। वहीं दूसरे देशों के सामान पर अपने यहां टैरिफ 50% तक लगा रहा है, लेकिन चीन ने इसके उल्टा दांव खेल दिया। चीन ने अफ्रीका के 53 देशों पर टैरिफ को 0 कर दिया है। अफ्रीका का सिर्फ एक देश इस्वातिनी को ही यह छूट नहीं दी गई है और इसके पीछे का कारण इस्वातिनी का ताइवान से संबंध माना जा रहा है। इस्वातिनी अकेला अफ्रीकी देश है जो ताइवान को मान्यता देता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 0 टैरिफ का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इस कदम के जरिए ट्रंप को भी मैसेज दिया गया है। मैसेज ये है कि दुनिया अमेरिका के बिना नया गठजोड़ बना सकती है। चीन के इस कदम को भारत के लिए भी बड़ा मैसेज माना जा रहा है। चीन ने साफ संकेत दिए हैं कि वो ये पॉलिसी भारत के खिलाफ भी लागू कर सकता है। अभी भारत का चीन के साथ बहुत ज्यादा व्यापार घाटा है। चीन में आयात होने वाले भारतीय सामानों पर आमतौर पर 5% से 35% तक कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा कुछ और तरह के टैक्स भी लगते हैं जिन पर चीन भारत को छूट दे सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को चीन और अमेरिका में किसी एक का चुनाव करना पड़ सकता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका के साथ भी अमेरिका का टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन चीन ने सभी अफ्रीकी देशों के लिए टैरिफ 0 कर दिया है।
बात हम भारत की करें तो हाल ही में अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि अभी इस पर औपचारिक रूप से दस्तखत नहीं हुए, लेकिन इस डील में भारत के उत्पादों पर अमेरिका में 18% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि अमेरिका के अधिकांश उत्पादों पर भारत में 0 टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में चीन की तरफ से 0 टैरिफ का जो प्रस्ताव अफ्रीका को दिया गया है, वो आने वाले वक्त में भारत को भी मिल सकता है। लेकिन भारत को इस बात के लिए चुनाव करना पड़ सकता है कि वो अमेरिका के साथ जाएगा या फिर चीन के साथ। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे रोबोट्स की। दरअसल चीन के सामने एक अजीब मुसीबत खड़ी हो गई है। लोग बूढ़े हो रहे हैं और नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अब ऐसे में काम कैसे चलेगा? 2026 तक आते आते चीन की 23% आबादी बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन चीन भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने इस मुसीबत से निपटने का एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता है रोबोट्स का। जी हाँ, ये बात तो आप जानते ही हैं कि चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक मार्केट बन चुका है, लेकिन वहां अब डार्क फैक्ट्रियां चल रही हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वहां लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां इंसान नहीं, सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं। अब वर्क पावर बनाए रखने के लिए चीन की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि जब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग कम पड़ेंगे तो रोबोट उनकी जगह ले लेंगे। रोबोट सिर्फ सामान नहीं बनाएंगे, बल्कि अकेले बुजुर्गों का सहारा भी बनेंगे। ऐसे मसल सूट तैयार हो रहे हैं जिन्हें पहनकर एक कमजोर बुजुर्ग भी भारी सामान उठा सकेगा। एआई सिस्टम बुजुर्गों की सेहत पर 24/7 नजर रखेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यह सब इतना आसान है? एक तरफ चीन की आबादी घट रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा खतरा है बेरोजगारी। अनुमान है कि चीन की 70% मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां रोबोट्स के पास जा सकती हैं। यानी एक तरफ काम करने वालों की कमी है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके पास भी शायद काम ही ना बचे। यानी चीन एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि बिना मैन पावर के भी सिर्फ माइंड पावर और मशीन के दम पर अपना काम जारी रखा जा सकता है। अब चीन अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होता है और इसका दुनिया पर क्या असर होता है, ये देखना होगा। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।